हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप क्लासेज जौनपुर में। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को प्रैक्टिस सेट कराएंगे जूनियर 6 से 8 तक, और यह हिंदी सब्जेक्ट का होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जिस ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समिष्ट रूप में भाषा कहते हैं। यह कथन किस भाषा का विध है? ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। श्याम सुंदर दास, और दूसरा जो है कामता प्रसाद गुरु, तीसरा है डॉक्टर बाबूराम सक्सेना, चौथा है मंगल देव शास्त्री। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे डॉक्टर बाबूराम सक्सेना होगा। ठीक है, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मैं के स्थान हम का प्रयोग किस बोली में करते हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। खड़ी बोली, बुंदेली, ब्रजभाषा, अवधी। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा अवधी। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? अवधी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम देश भाषा किसे कहते हैं? भारत की प्रथम देश भाषा जो कहते हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो यहाँ पे पाली होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा? पाली होगा। ठीक है, इन चारों में से पाली होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। 33, 36, 41, 52। तो यहाँ पे 52 ठीक होगा। ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हिंदी में कुल वर्णों की संख्या अगर पूछे तो 52 होगा, और जिनमें से स्वरों की संख्या 11 होती है। ठीक है, स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। और व्यंजनों की संख्या अगर पूछा जाए तो 33 होती है। ठीक है, व्यंजनों की संख्या 33 होती है। और संयुक्त व्यंजनों की संख्या पूछा जाए तो वह 4 होती है। ठीक है, कितनी होती है? 4 होती है। और द्विग की संख्या पूछी जाए, द्विग व्यंजन, वो 2 होती है। ठीक है, कितनी होती है? 2 होती है। और एक अनुप्रास एवं एक विसर्ग इसमें होता है। ठीक है, सभी वर्णों को मिलाकर कितना होगा? 52 होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। 11, 12, 16, 21। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ऑप्शन ए क्या होगा? 11 होगा। ठीक है, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या 11 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मराठी भाषा की लिपि है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। कैथी, देवनागरी, गुरुमुखी, फारसी। तो मराठी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी यहाँ पे होगा। ठीक है, क्या? देवनागरी है मराठी भाषा का लिपि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी का विकास किससे माना जाता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। अर्धमागधी, मागधी, सौर सेनी और खस। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। ठीक है, अर्धमागधी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? अर्धमागधी। ठीक है, अर्धमागधी क्या है? हिंदी, पूर्वी हिंदी का विकास। ठीक है, पूर्वी हिंदी विकास माना जाता है अर्धमागधी को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। उज्जवल दिया है, सन्यासी दिया है, विराहवी दिया है, प्रज्वलित दिया है। तो यहाँ पे जो शुद्ध वर्तनी है वो क्या है? शुद्ध वर्तनी है प्रज्वलित। ठीक है, प्रज्वलित शुद्ध वर्तनी है यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। आधीन, आशीर्वाद, श्रृंगार, अनुगृहित। तो यहाँ पे अशुद्ध पूछ रहा है। अशुद्ध क्या होगा? अशुद्ध होगा आधीन। आधीन गलत है, बाकी ये सब सही है। ठीक है, आशीर्वाद, श्रृंगार और अनुगृहित। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य क्या है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है।
उसका प्राण संकट में है। और दूसरा जो है, दही बड़ी अच्छी जमी है, मुझे अपने काम को करना है। तीसरा हो गया, चौथा ऑप्शन है, वहां मुझे एक महापुरुष मिले थे। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, शुद्ध यहाँ पे कौन सा है? तो यहाँ पे डी होगा। ठीक है, कौन सा? डी सही है यहाँ पे। ठीक, 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है, व्यर्थ का कौन सा संधि विच्छेद सही है? व्यर्थ का सही छंद विच्छेद व्यय धन अर्थ होगा, या व धन अर्थ होगा, बी धन अर्थ होगा, या ब्या धन अर्थ होगा। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। व्यय धन अर्थ, इस ये भी गलत है। यहाँ पे ऑप्शन सही कौन सा होगा? बी धन अर्थ। ठीक है, 11वां का सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनोरथ शब्द में छंद विच्छेद क्या है? मनोरथ शब्द में जो संधि विच्छेद है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। गुण संधि है, व्यंजन संधि है, अयादि संधि है, विसर्ग संधि है। तो मनोरथ में विसर्ग संधि होगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। मनोरथ में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन है, सचित का सही संधि विच्छेद होगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। सतधनचित, सतधनचित, सच्चिधनता, समधनचित। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? यहाँ पे पहला ऑप्शन होगा, सतधनचित। ठीक है, सच्चित का छंद विच्छेद सतधनचित होगा यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे। ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों सही होगा। ठीक है, दोनों सेम है क्योंकि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वर संधि में कितने भेद होते हैं? स्वर संधि का जो भेद होता है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। 6 होता है, 5 होता है, 4 होता है, 3 होता है। तो यहाँ पे इसका जो भेद होता है वो 5 होता है। ठीक है, स्वर संधि कितने होते हैं? 5 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है, किसी शब्द का निर्माण निर उपसर्ग से होता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। निदर्शन, निरोध, निरूपण, निर्भय। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इनमें से निर्भय होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? निर्भय होगा। निर्भय करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तद्भव तत्सम युग्म अशुद्ध है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। सुई सूची, खीर क्षीर, भात भक्त, प्रीतम प्रिय। चलिए बताइए, यहाँ पे चारों ऑप्शन में जो सही यहाँ पे ऑप्शन है वो डी होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा? डी होगा, प्रीतम प्रिय। ठीक है, प्रीतम प्रिय अशुद्ध है। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। विदे विदेशस, देशस, तद्भव, तत्सम। तो यहाँ पे सही आंसर होगा देशस। ठीक है, कौन सा? देशस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिफाफा किस भाषा का शब्द है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। अरबी, फारसी, जापानी, पुर्तगाली। तो लिफाफा किस भाषा का शब्द है? यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे अरबी होगा। ठीक है, अरबी, अरबी इज राइट आंसर यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पे 4 होगा, 5 होगा, 2 होगा, 3 होगा। यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर यहाँ पे होगा। ठीक है, 19वां का सी होगा। ठीक है, चलिए 20वां देखते हैं। सिंधुजा किसका पर्यायवाची शब्द है? समुद्र का है, मछली का है, लक्ष्मी का है, कमल। तो यहाँ पे लक्ष्मी का होगा पर्यायवाची। सिंधुजा लक्ष्मी का पर्यायवाची है। ठीक है, बी इज राइट आंसर वहां पे होगा। 21वां देखते हैं। भिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? भिज्ञ का विलोम शब्द, तो यहाँ पे भिज्ञ का विलोम शब्द में 4 ऑप्शन है। विज्ञ, अभिज्ञ, अनभिज्ञ, अज्ञ। तो भिज्ञ का अनभिज्ञ होगा। यहाँ पे सी आंसर राइट होगा। ठीक है, सी इज राइट आंसर यहाँ पे।
अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत शब्द में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग पहले आता है, प्रत्यय बाद में आता है। सम होगा, ठीक है, यहाँ पे सम, सम डी इज राइट आंसर यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिलाप शब्द में प्रत्यय क्या होगा? प्रत्यय मिलाप आप होगा यहाँ पे, ठीक है, अलाप लाप आप बीज राइट आंसर यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इस में बी सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अक्षर का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? अनेकार्थी शब्द नहीं यहाँ पे होगा, वर्ण, धन, जल, शिव। यहाँ पे जो आंसर होगा यहाँ पे धन होगा, ठीक है, धन नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ममता किस प्रकार की संज्ञा है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। बताइए यहाँ पे। तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा होगा, डी राइट आंसर होगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बसंत शब्द में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है, स्त्रीलिंग है, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा यहाँ पे पुल्लिंग होगा, ठीक है। बसंत क्या है? पुल्लिंग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 3, 2, 5, 4। तो हिंदी में जो वचन होते हैं 2 ही होते हैं, ठीक है। एक वचन, बहुवचन, ठीक है। और संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। आप इसको जानते रहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रमेश टेलीफोन पर बात करता है, वाक्य में कारक है, कौन सा कारक है यहाँ पे? तो यहाँ पे कर्म कारक होगा, करण कारक होगा, अधिकरण कारक होगा, संबंध कारक होगा। तो यहाँ पे 28वां का जो ऑप्शन होगा बी होगा, ठीक है, करण कारक होगा, ठीक है। कौन सा? करण कारक, बी इज राइट आंसर, ठीक है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो यहाँ पे 6 होते हैं, ठीक है। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीनों शब्द किस प्रकार का विशेषण है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण, या समुदायवाचक विशेषण। तो यहाँ पे समुदायवाचक विशेषण होगा, ठीक है। डी इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर यहाँ पे होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजन किताब पढ़ता है, वाक्य कर्म वाच्य में होगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। राजन ने किताब पढ़ा, कर्मवाच्य में इसको परिवर्तन करना होगा। राजन के द्वारा किताब नहीं पढ़ा जाए, या राजन के द्वारा किताब पढ़ी जाती है, या राजन पर किताब पढ़ी जाती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर कौन सा होगा? सी होगा यहाँ पे, ठीक है। राजन के द्वारा किताब पढ़ी जाती है, ठीक है। एक कौन सा वाक्य है? कर्मवाच्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32वां क्वेश्चन है, अब किस प्रकार का अव्यय है? अब जो है यहाँ पे 4 ऑप्शन है। कालवाचक अव्यय, स्थानवाचक अव्यय, दिशावाचक अव्यय, या स्थितिवाचक अव्यय। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है। 32 में ए, कालवाचक अव्यय, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्याम कहता है कि मैं राम की किताब पढ़ सकता हूँ, वाक्य में श्याम का पद परिचय होगा। तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक पुल्लिंग एक वचन, या कर्ता कारक है, या व्यक्तिवाचक पुल्लिंग बहुवचन कर्ता कारक है, या जातिवाचक पुल्लिंग एक वचन कर्म कारक है, या जातिवाचक पुल्लिंग बहुवचन कर्ता कारक है। तो यहाँ पे जो होगा पहला सही होगा, ठीक है। व्यक्तिवाचक पुल्लिंग, व्यक्तिवाचक पुल्लिंग एक वचन कर्ता कारक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाक्य में कितने अंग होते हैं? 3, 2, 4, 5। वाक्य में जो अंग होते हैं कितने होते हैं? वो होते हैं 2, ठीक है। कितने होते हैं? 2 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है। इस वाक्य में उद्देश्य है क्या है? परिश्रम करने वाला या व्यक्ति सदा सफल होता है, या परिश्रम करने वाला व्यक्ति या सदा सफल होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो होगा सी, ठीक है, परिश्रम करने वाला व्यक्ति, ठीक है। 36वां देखते हैं। 36वां है, तोता डाल पर बैठा है। वाक्य में विधेय कौन सा है? बैठा है या डाल पर बैठा है, डाल पर बैठा है या पर बैठा है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन होगा, ठीक है। सी ऑप्शन, सी इज राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? यहाँ पे 3, 4, 5, 2। रचना के आधार पर अगर वाक्यों का भेद देखा जाए तो यहाँ पे ए इज राइट आंसर होगा, 3 होगा, ठीक है। कितना होगा? 3 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है? प्रेम करना तलवार की नोक पे चलना है, या मुझे सफल होने की निराशा है, या इस समस्या की औषध उसके पास है, या काम आप पर निर्भर है। यहाँ पे राइट आंसर डी होगा, ठीक है। यह काम आप पर निर्भर है, ठीक है। शुद्ध वाक्य यही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंजर पंजर ढीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। टाल मटोल करना, अनाड़ी आदमी को सफलता प्राप्त होना, या मौत निकट आना, या शरीर शिथिल होना। तो यहाँ पे डी, इसका भी डी आंसर होगा, ठीक है। 39 का डी होगा, शरीर शिथिल होना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाथ कंगन को आपसी क्या इस लोकोक्ति का अर्थ है? प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या, शक्तिमान की विजय, या सिद्धांतहीन मनुष्य, या अहंकार की बातें करना। अहंकार की बातें करना। तो यहाँ पे राइट आंसर ये होगा, ठीक है। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंख बिछाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? प्रायश्चित करना, आंखें थक जाना, या उपेक्षा करना, या प्रेम पूर्वक प्रतीक्षा करना। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे डी, डी इज राइट आंसर, ठीक है। प्रेम पूर्वक प्रतीक्षा करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, माया महा ठगनी हम जानी, मतलब त्रिगुण फांस लिए कर डाले बोले मधुरी बानी, ठीक है। पंक्ति में जो अलंकार है यहाँ पे कौन सा होगा? रूपक होगा, या उपमा होगा, या श्लेष होगा, या अन्योक्ति होगा। बताइए यहाँ पे चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर यहाँ पे चारों में से सी होगा, ठीक है। 42 के सी इज राइट आंसर, ठीक है। सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाए महावर देन को नाइस बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मीजत जाए, ठीक है। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा, भ्रांतिमान अलंकार होगा, दृष्टांत अलंकार होगा। तो बताइए यहाँ पे 43 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे भ्रांति अलंकार होगा, ठीक है। सी इज राइट आंसर यहाँ पे होगा, ठीक है। कौन सा? सी होगा ऑप्शन, भ्रांतिमान अलंकार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 44 क्वेश्चन है। मृग उर्झत टूटत कुटुम जूरत चतुरचित प्रीत, परित गांठ दुर्जन हिये देई नई यह रीत। उक्ति पंक्ति में अलंकार कौन सा होगा? यहाँ पे निदर्शन, निदर्शना अलंकार होगा, आयुक्त अलंकार होगा, दृष्टांत अलंकार होगा, असंगति अलंकार होगा। तो यहाँ पे डी राइट आंसर होगा, ठीक है। असंगति अलंकार, ठीक है। कौन सा? असंगति अलंकार, ठीक है। 44 का डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, जाकी हरि भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तन जैसी, ठीक है। उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। अनोक्ति अलंकार होगा, करण माला अलंकार होगा, या काव्यलिंग अलंकार होगा, या उल्लेख अलंकार होगा। यहाँ पे
तो यहाँ पे डी इज राइट आंसर होगा। ठीक है, उल्लेख अलंकार। ठीक है, उल्लेख अलंकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है केशव और श्यामा पात्र किस रचना से संबंधित हैं? तो अक्षरों का महत्व या टिकट, एल्बम, नौकर या निदान दोस्त। तो यहाँ पे निदान दोस्त होगा। ठीक है, डी इज राइट आंसर यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अयोध्या किस नदी तट पर बसा हुआ है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन है। गंगा नदी होगा, सरयू नदी होगा, यमुना नदी होगा, भागीरथी। गंगा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये अयोध्या से होके नहीं जाता। यमुना भी नहीं होगा, सरयू नदी होगा। ठीक है, यहाँ पे सरयू इज राइट आंसर होगा। ठीक है, विष्णु प्रभाकर की एकांकी ऐसे ऐसे का पात्र मोहन किस कक्षा में पढ़ता है? तो यहाँ पे पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। यहाँ पे जो 48 का ऑप्शन डी होगा। ठीक है, चौथा होगा। ठीक है, चौथी, डी इज राइट आंसर। यहाँ पे डी नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे तीसरा होगा। ठीक है, सी इज राइट आंसर यहाँ पे होगा। ठीक है, 48 के सी होगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है संसार पुस्तक है नामक पाठ में आधार पर रचनाकार सबसे पहले किस अक्षर को पढ़ने की बात करता है? पृथ्वी होगा, प्रकृत होगा, पहाड़ होगा, जंगल होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा प्रकृत होगा। ठीक है, बी राइट आंसर यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाउल और भतियाली कहाँ के लोकगीति हैं? तो यहाँ पे चार ऑप्शन है। पंजाब, राजस्थान, बंगाल, बुंदेलखंड। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा बी होगा। ठीक है, बंगाल, बी राइट आंसर यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 51 क्वेश्चन है। नौकर पाठ के संबंध में गांधी जी आश्रम में सहायक के रूप में रखने हेतु किसका आग्रह करते थे? तो यहाँ पे चार ऑप्शन है। कैदी की, या हरिजन की, या बैरिस्टर का, या इनमें से कोई नहीं। तो 51 का राइट आंसर यहाँ पे बी होगा। ठीक है, हरिजन का। ठीक है, हरिजन का नौकर पाठ से संबंध गांधी जी आश्रम में सहायक के रूप में रखते हेतु आग्रह करते थे। ठीक है, 52वां क्वेश्चन देखते हैं। 52 क्वेश्चन है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे शिव मंगल सिंह सुमन, या नागा अर्जुन होगा, या भवानी प्रसाद मिश्र होगा, या केदारनाथ अग्रवाल होगा। तो यहाँ पे 52 का जो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है, शिव मंगल सिंह सुमन यहाँ पे। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन है 53वां क्वेश्चन है। कठपुतली शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र है, नागा अर्जुन है, या महादेवी वर्मा है, या प्रयाग शुक्ल है। तो यहाँ पे भवानी प्रसाद मिश्र है। ठीक है, एज राइट आंसर यहाँ पे होगा। ठीक, 54 क्वेश्चन देखते हैं। शाम एक किसान किस विधा की कीर्ति है? शाम एक किसान, यहाँ पे चार ऑप्शन है। कविता होगा, उपन्यास होगा, नाटक होगा, रेखा चित्र होगा। तो यहाँ पे कविता होगा। ठीक है, एज राइट आंसर यहाँ पे। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। 55 क्वेश्चन देखते हैं। 55 क्वेश्चन है, रहीम के दोहे शीर्षक कविता के रचनाकार हैं? तो यहाँ पे भगवती प्रसाद वाजपेयी हो गया, भवानी प्रसाद मिश्र होगा, महादेवी वर्मा होगा, रहीम। सी राइट आंसर यहाँ पे रहीम होगा। ठीक है, सी होगा ऑप्शन यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 56 क्वेश्चन देखते हैं। भोर और बरखा किसके द्वारा रचित कविता है? यहाँ पे चार ऑप्शन है। भवानी प्रसाद मिश्र होगा, या नागा अर्जुन होगा, मीराबाई होगा, रसखान होगा। तो यहाँ पे 56 का जो ऑप्शन होगा यहाँ पे मीराबाई होगा। ठीक है, सी राइट आंसर यहाँ पे होगा। ठीक है, मीराबाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अयोध्या किस राज्य की राजधानी थी? तो यहाँ पे काशी, मिथिला, लंका, कौशल, चार ऑप्शन है। तो अयोध्या किस राज्य की राजधानी थी?
यहाँ पे कौशल का, ठीक है, कौशल की राजधानी थी, ठीक है। कैकेयी की दासी का क्या नाम था? 4 ऑप्शन है, त्रिजटा, उर्मिला, मांडवी, मंथरा। तो यहाँ पे सी राइट आंसर होगा, मंथरा, ठीक है, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहाड़ से ऊंचा आदमी शीर्षक जीवनी के रचनाकार हैं। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, सुभाष गाथड़े, प्रदीप तिवारी, रामदरस मिश्र या निर्मल वर्मा। यहाँ पे एज राइट आंसर, ठीक है, सुभाष गथाड़े, ठीक है। यहाँ पहिया है शीर्षक रिपोर्टाज के रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है, रामनरेश त्रिपाठी है या प्रभु नारायण है, पी साईनाथ। तो यहाँ पे डी राइट आंसर होगा, ठीक है, पी साईनाथ, ठीक है। 72 क्वेश्चन देखते हैं, संजय द्वारा रचित कहानी का नाम बताइए। संजय द्वारा रचित कहानी का नाम, यहाँ पे बांस सांप होगा या लाख की चूड़ियां होगा, भगवान के डाकिए या टोपी। तो यहाँ पे डी राइट आंसर होगा, टोपी, ठीक है। भारत की खोज पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? तो यहाँ पे वर्ष 1929 में या 1933 में या 1942 या 1946। तो यहाँ पे डी राइट आंसर होगा, ठीक है, 1946, ठीक है, 1946 में। उपनिषदों का समय माना जाता है 800 ईसा पूर्व, 900 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व या 1100 ईसा पूर्व। तो यहाँ पे 800 ईसा पूर्व को माना जाता है उपनिषदों का समय, ठीक है, 800 ईसा पूर्व, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। तो दोस्तों 75 से 77 यहाँ पे गद्यांश को पढ़कर आपको आंसर देना है, ठीक है। तो चलिए हम गद्यांश को सबसे पहले पढ़ते हैं। यहाँ पे निर्देश 75-77 दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों को, एक सेकेंड, पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं, यहाँ पे सत्य ही जीवन है, यह सर्वशक्तिमान, दिव्य, चमत्कारी, सर्व गुण संपन्न एवं सत्गुणों को प्रदान करने वाला है, ठीक है। यह व्यक्ति को आध्यात्मिक, परोपकारी, दानी, ज्ञानी या सबके भले में अपना भला देखने वाला बनाता है, ठीक है। सच्चाई के बराबर कोई तपस्या नहीं है, झूठ मिथ्याचरण के बराबर कोई पाप कर्म नहीं है, ठीक है। जिसके हृदय में सच्चाई है वही हृदय में ईश्वर का वास होता है। इस नासवान तरह तरह की बुराइयों से भरे संसार में सच बोलना सबसे बड़ी और सहज सरल तपस्या है, ठीक है। आज तक हमारे देश की पवित्र एवं पावन भूमि पर कई महापुरुषों ने जन्म लिया, जिन्होंने अपने प्रखर व्यक्तित्व से पूरी दुनिया को जीवन जीने का एक नया आयाम सिखाया है, ठीक है। एक ऐसे ही महान व्यक्ति थे राजा हरिश्चंद्र, जिन्होंने पूरी मानव जाति को हकीकत के पक्ष पर चलने के लिए प्रेरित किया है, ठीक है। वह अपनी यथार्थवादी विचारधारा के लिए जाने जाते थे, जो अपने पूरे जीवन में कभी भी इस पथ से नहीं डगमगाए कि ऐसे ही हम वास्तविकता और जीवन को अलग नहीं कर सकते। आध्यात्मिक व्यक्ति अपने लिए ही ध्यान नहीं करता है या फिर वह सिर्फ अपने लिए ही सच में मार्ग पर चलने की कोशिश नहीं करता है, ठीक है। वह सबको सत्य पथ पर चलने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। वह संपूर्ण मानव जाति के लिए यह सब कुछ करता है, ठीक है। उसका जीवन करुणा और समर्पण का होता है। तो ठीक है, एक अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, हमने उसको पढ़ लिया पैसेज को। तो यहाँ पे 75वां क्वेश्चन हम देखते हैं, सबसे बड़ी तपस्या किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, अभी हमने पढ़ा, तप करना या सत्य बोलना या सरल होना या मिथ्याचरण। तो यहाँ पे बी होगा, ठीक है, सत्य बोलना, ठीक है। सबसे बड़ी तपस्या किसे कहा जाते हैं? सत्य बोलने को कहते हैं, ठीक है। 75 का बी आंसर, बी इज राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गद्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसने सत्य पर चलने का आदर्श स्थापित किया है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, हरिश्चंद्र, विद्यासागर या शरदचंद्र या प्रेमचंद। अभी हमने पढ़ा, तो यहाँ पे ये होगा, ठीक है, हरिश्चंद्र, ठीक है। 77वां क्वेश्चन देखते हैं,
77वां है आध्यात्मिक व्यक्ति क्या करते हैं, केवल अपने लिए ध्यान लगाते हैं या अपने लिए ही सच के मार्ग पे चलते हैं, केवल अध्यात्म का उपदेश देते हैं। केवल केवल ये तो बिल्कुल गलत होगा। और यहाँ पे चौथा ऑप्शन है स्वयं के साथ दूसरों को भी सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। डी इज राइट आंसर होगा। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा। अब यहाँ पे 78 से 80 गद्यांश को पढ़कर मतलब सटीक यहाँ पे उत्तर देना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन बचा है। और डोलबेल बजती है, मैं दरवाजा खोलता हूँ, आगंतुक को मैं नहीं जानता, वे अपना परिचय खुद देते हैं, कहते हैं हम जगमानस की संवेदनाएं हैं, सुना है तुम संवेदनाओं को घर बनाते हो, तो क्यों नहीं लपेट लेते हमें भी अपनी कलम कागज के साथ, अब इस सागर में हमारी जगह नहीं है। ठीक है, समझकर अतिक्रमण हटा दिया गया है हमें, मैं पल भर के लिए रुकता हूँ, सोचता हूँ, हंसता हूँ, मन ही मन कहता हूँ शायद डायनासोर के बाद अब संवेदनाओं का नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे कविता के किस शब्द में संवेदनाओं के प्रति उपेक्षा का भाव प्रकट होता है, हटा, अतिक्रमण, आगंतुक या रुकता? तो यहाँ पे बी होगा। ठीक है, अतिक्रमण भी हमने इसमें पढ़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कविता में किसके प्रति सरोपकार व्यक्ति किए गए हैं? तो यहाँ पे डायनासोर के प्रति। ठीक है, एज राइट आंसर। यहाँ पे संवेदनाओं की तुलना में डायनासोर से क्यों की गई है? क्योंकि संवेदनाएं डायनासोर की तरह लुप्त हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये था जूनियर 6 से 8 तक हिंदी सब्जेक्ट से प्रैक्टिस सेट। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।